नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना बहुत पुरानी है। यह घटना है वर्ष 1984 की। आज इस घटना का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तारीख थी 23/24 अगस्त 1984 की रात, यानी 1984 के वर्ष में 23/24 अगस्त की रात की घटना थी। 24 अगस्त 1984 को कोतवाली पीलीभीत में, ये पीलीभीत जिले की घटना है। कोतवाली पीलीभीत में सुबह करीब 7:15 बजे टीकमदास चंदवानी, जो शहर के ही कस्बा ताखान में रहते थे और कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर उनका आवास था, वो 4-5 आदमियों के साथ भागते हुए थाने पर बदहवास पहुंचे। इंस्पेक्टर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सुबह का टाइम था, रात भर गश्त करते होंगे। बहरहाल जो डे अफसर थे उनको उन्होंने बताया कि साहब, मेरे घर में मेरे पूरे परिवार की हत्या हो गई और मेरा पूरा घर डकैतों ने लूट लिया। सूचना बहुत गंभीर थी। इंस्पेक्टर साहब को फौरन जगाया गया। पूरी फोर्स वहां पर पहुंची। एफआईआर लिखवाई उन्होंने टीकमदास चंदवानी ने, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि मेरी पत्नी गंगा देवी उम्र करीब 41 वर्ष, मेरा बेटा प्रभुदास उम्र करीब 22 वर्ष, मेरी बड़ी बेटी पुष्पा उम्र करीब 19 साल और मेरी छोटी बेटी रानू उम्र करीब 7 साल। मेरे घर में ये अलग अलग कमरों में सोए हुए थे। इन सब की गर्दन काटी हुई है। पूरा घर लहूलुहान है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। कोई भी गहना या रुपया अपनी जगह पर नहीं है। मैं घबरा कर भाग कर आया हूं। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, जिसमें 3 महिलाएं, एक 41 वर्ष की, एक बेटी 22 वर्ष की, एक छोटी बेटी 7 साल की। बहुत गंभीर घटना थी। एसपी पीलीभीत, डीएम पीलीभीत, एडिशनल एसपी, कमिश्नर और डीआईजी बरेली सभी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड उस जमाने में, यानी आज से 38 साल पहले, जिला मुख्यालय पर नहीं होते थे। आगरा से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक यूनिट भी मंगाई गई। पहुंचते पहुंचते इनके दोपहर हो गई। बहुत ही विभत्स दृश्य था उस समय मौके पर। पत्नी, 2 पुत्रियां और पुत्र की गर्दन कटी हुई लाशें अलग अलग कमरों में पड़ी हुई थी। जिस बिस्तर पर इनकी लाशें थी वो खून से तरबतर थे। खून रिस रिस कर नीचे, जो जिस बिस्तर पर थे उसके नीचे टपक रहा था। घर का पूरा सामान, अलमारियों को खोलकर उसका सारा सामान, बॉक्स को खोलकर उसका सारा सामान, सब जमीन पर इधर उधर बिखरा हुआ था। पूरा शहर जैसे उसी मोहल्ला ताखान में टूट पड़ा हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर घटना थी। पुलिस ने किसी तरह से इसका 4 शवों का पंचायतनामा कराया। बॉडी सील की गई और 4 डेड बॉडीज को पीलीभीत जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीलीभीत बहुत शांत जिला है, तराई का जिला है। बहुत ही संपन्न किसान हैं। 50% से ज़्यादा सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं और बड़ी अच्छे किस्म की उन्नत खेती करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2.5 साल, यानी मेरे सेवानिवृत्त होने के ठीक पहले 2.5 वर्ष तक मैंने पीलीभीत जिले का सुपरविजन किया है। पीलीभीत बरेली रेंज में ही आता है
और मैं उस समय डीआईजी और आईजी, बाद में आईजी रेंज बरेली हुआ करता था। ट्रेडिशनल अपराध छोटे मोटे जरूर हुआ करते हैं, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मास मर्डर्स, ये सब बहुत रेयर हैं पीलीभीत जिले के लिए। डीजीपी के आदेश पर, चूंकि घटना बहुत गंभीर थी, डीजीपी के आदेश पर इस घटना के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गईं। सब ने अपनी अपनी दिशा में काम करना शुरू किया। आगरा से आई हुई फॉरेंसिक टीम को स्थानीय पुलिस ने एसपी पीलीभीत ने रोक लिया। उनका कहना यह था कि 24 तारीख को जब सीन ऑफ क्राइम विजिट किया गया था, उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कायदे से सीन ऑफ क्राइम को विजिट नहीं किया जा सका था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस समय में जब न तो इंटरनेट था, न मोबाइल फ़ोन थे, न जीपीएस लोकेशन थी, न कहीं जिले के जिले में एक दो सीसीटीवी छोड़ के कहीं सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलने का सवाल ही नहीं था। उस समय सीन ऑफ क्राइम के विजिट में बहुत समय दिया जाता था। चाहे जिस स्तर का अधिकारी सीन ऑफ क्राइम या घटनास्थल पर जाता था, वो उसमें इंस्पेक्शन करने में या निरीक्षण करने में बहुत समय मिलता था, बहुत समय लेता था, क्योंकि ये सामान्य बात थी कि अपराधी कुछ न कुछ सीन ऑफ क्राइम पर ऐसा छोड़ जाता है कि उसी से विवेचना को दिशा मिलती है। सवेरे लोकल पुलिस की पूरी टीम और फॉरेंसिक की टीम घर पर पहुंची। अपेक्षाकृत बहुत कम लोग थे, परिवार के लोग थे, क्योंकि शाम को जब उनको डेड बॉडी मिल गई थी पोस्टमार्टम के बाद, तो पूरा मोहल्ला साथ में, यानी पूरा शहर, ऑलमोस्ट पूरा शहर, और जिसमें मोहल्ला ताखान के लोग ज़्यादा संख्या में थे, वो अंतिम संस्कार में या अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। थोड़े बहुत घर वाले थे और पुलिस जैसे ही घुसी, दहाड़े मार मार कर टीकमदास चांदवानी रो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में टीकमदास चांदवानी बेहोश भी हो रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता था। पुलिस को लगा कि ऐसे में हो सकता है, चूंकि बहुत से लोग वहाँ परिवार के और बहुत से लोग आसपास के भी मौजूद थे, ये इसका विरोध करें कि एक तो उसके परिवार के इतने लोग मारे गए और दूसरे पुलिस उन्हीं को तंग कर रही है। बहरहाल बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ ये बात समझ में आई जो टीकमदास ने बताई कि मैं अपनी दुकान बंद करके आते समय साईं बाबा के एक मंदिर पे मैंने दर्शन किया, कुछ प्रसाद लिया, घर आया, खाना खाया और फिर ऊपर छत पर सोने चला गया। रात में क्या हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं। सवेरे जब मैं ऊपर से उतरा तब मैंने ये दृश्य देखा। मैं घबरा गया, बाहर गया, चिल्लाया। मेरे साथ लोग पैदल ही कोतवाली तक गए। 100 मीटर दूर ही थी कोतवाली और वहां पर एफआईआर कराई। इसके बाद फिर वो एकदम से बेहोश। आसपास के लोग चेहरे पर पानी फेंके और पंखा जल रहे थे। पुलिस ने सोचा इसमें बहुत समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। उसके एक भांजे को साथ लेकर वो सीन ऑफ क्राइम को, उस कमरे को, उस छत को फिर से रिविजिट करने के लिए, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत सी चीज़ें बारीकी से नहीं देखी जा सकी थी। पूरी टीम सबसे पहले छत पर गई, जहां पर टीकमदास चांदवानी ने कहा कि मैं रात भर सोता रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं। छत पर एक बिस्तर मोड़ा हुआ पड़ा हुआ था। टीम ने उसका इंस्पेक्शन किया। टीम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाले भी गए, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और उस जमाने के कैमरे। अगर कभी फोटो मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा, आप देखिएगा। आज की तरह ये कोटक और उसके कैमरे नहीं थे। बहुत अजीबो गरीब कैमरे, पुराने ज़माने के, आज से 38-40 साल पहले के कैमरे पुलिस को दिए जाते थे थानों पर सीन ऑफ क्राइम पर फोटो खींचने के लिए। बहरहाल सारे लोग थे। जब उस बिस्तर को खोला गया तो ये देखा गया कि उसके एक सिरे पर दीमक की जो मिट्टियां होती हैं वो पड़ी हुई हैं, और जैसे वो दीमक अपना घर बनाती है या रास्ता बनाती है तो उसकी जो लकीरें पड़ी हुई थी
वो भी टूटी नहीं थी। चद्दर को और उसको गद्दे को ठीक से खोलने पर कई कॉकरोच बाहर निकलकर भागने लगे। ये समझ में आ गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि 2 दिन पहले रात भर कोई आदमी इस पर सोया हो और कॉकरोच भी मौजूद हों और दीमक की वो लकीरें जस की तस पड़ी हों। पुलिस को यही शंका हो गई कि टीकम दास इस मामले में कि वो कहां सो रहा था झूठ बोल रहा था। बहरहाल एक टीम का आदमी नीचे जाकर गया कि शायद क्रॉस चेक करके उससे पूछकर पता लगाया जाए, लेकिन नीचे जाने पर देखा वो वैसे जस का तस बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस नीचे आई जिस फ्लोर पर सभी की हत्या हुई थी। ये बताया गया कि किसी धारदार हथियार से और खासकर चाकू से इनके गर्दन काटे गए हैं। टीम ने किचन में ढूंढना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि किचन के किसी चाकू का इस्तेमाल करके इन्हें मारा गया हो। छोटे मोटे जो 3-4 चाकू वहां पर मिले, पुलिस ने उनको लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस से देखने का प्रयास किया कि क्या इसमें कहीं पर ब्लड स्टेन है, लेकिन कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला। फिर भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए उसको रख लिया गया और जो भी वहां नुकीली धारदार चीजें उनको दिखाई पड़ी, जो ज्यादातर सब्जी काटने के काम आती हैं, वो भी रख ली गई। किचन में जो किचन वेस्ट का जो डिब्बा होता है, जो कूड़ादान जिसे कहते हैं, उस पे किसी टीम के मेंबर की निगाह पड़ी। उसमें ऊपर सब्जियों के कटे हुए छिलके और चाय की पत्ती छाने जाने के बाद जो पत्ती बचती है वो उस पे ऊपर से दिखाई दे रही थी। पुलिस शंका, मैंने आपको बताया, अगर पुलिस शंका नहीं करेगी तो वो पुलिस हो ही नहीं सकती। सब पर शंका करना चाहिए। किसी ने उस डिब्बे को पूरा पलट दिया वहीं किचन में। उसके नीचे एक पॉलीथीन में लपेटा हुआ एक धुला धुलाया, गीला बिल्कुल शर्ट और पैजामा मिला। फौरन पॉलीथीन को खोल के देखा गया। शर्ट और पैजामा ताजे ताजे साफ किए गए थे। फिर उन्हें गीली अवस्था में ही उसी पॉलीथीन में लपेटकर सब्जियों के छिलकों के नीचे छिपा दिया गया था। अब बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी, समझ में आ रही थी। इसके अलावा बहुत अच्छी तरह से देखने में चप्पलों के 2 ऐसे फेडेड निशान मिले जो चप्पल उनके घर में नहीं थे। जितने चप्पल उस घर में मौजूद थे, महिला के, बेटे के, लड़कियों के या टीकम दास चांदवानी के, उन सब के सोल को उस टीम ने देखा। लेकिन वो निशान जो 2 चप्पलों के मिले थे, उनका जो चप्पल था वो या जूता था वो घर में कतई नहीं था। उसकी भी फोटोग्राफ और उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से लिफ्ट कर लिया गया। सीन ऑफ क्राइम के इस इंस्पेक्शन में टीम को करीब 3.5 घंटे लग गए। साढ़े 3 घंटे बाद जब वो टीम नीचे आई तो तमाम ऐसी शंका की बातें थीं जिसको टीकम दास चांदवानी से पूछना आवश्यक था। लेकिन नीचे आने पर देखा कि टीकम दास वैसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है। 3-4 उसके रिश्तेदार कोई चेहरे पर पानी फेंक रहा था और 2-3 लोग हाथ वाले पंखे से उसको हवा दे रहे थे कि जल्दी होश में आ जाए। पुलिस ने वहां 2 सिपाहियों को सादे में अच्छी तरह से समझा के छोड़ दिया और ये कहा कि हम लोग यहां से चले जाएंगे तभी भीड़ छटेगी, तुम लोग सादे में यहीं पे रहो। हमें पूरा यकीन है कि ये बेहोश होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही सब लोग जाएंगे ये पानी मांगेगा या उठेगा या भीतर जाने की कोशिश करेगा। जो जो चीज़ें इसने छिपाई हैं देखेगा
कि वहां तक पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची। और जैसे ही ये होश में आए, फौरन एक आदमी दौड़ के थाने को खबर करे। और एग्जैक्टली यही हुआ। रात में करीबन 1:30 बजे टीकम दास ने धीरे धीरे आंख खोल के अगल बगल देख के टोह लेने की कोशिश की कि कौन कौन यहां पर रह गया है। उसने नोटिस किया कि उसके रिश्तेदारों में से 2-3 महिलाएं और 1-2 पुरुष ही वहां पर हैं। थोड़ी देर में वो उठकर बैठा और उसने पानी पानी कहा कि मुझे पानी दे दो। सादे वाला सिपाही जैसे ही उसने देखा कि उठकर बैठा है, वो भागकर फौरन थाने पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर को बताया कि वो होश में आ गया है, बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर भी अपनी फोर्स लेकर सीधे उस घर में पहुंच गए। तब तक टीकम दास चांदवानी खड़े हो गए थे। इंस्पेक्टर ने आवाज देके अपने पास बुलाया, पूछा तबीयत ठीक है? फिर उसने हिलाया कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा बहुत जरूरी 2-3 दस्तखत आपको करने हैं, थाने चल के दस्तखत कर दीजिए, फिर हम आपको यहां छोड़ देंगे, आप आराम करिएगा। पूरी टीम उस समय थाने पर मौजूद थी। रात के करीबन 1:30 बजे टीकम दास फौरन इंस्पेक्टर के साथ चल दिए कि अभी ये दस्तखत करा के मुझे छोड़ देंगे। टीकम दास को बिठाया गया। टीकम दास से कहा गया कि अब कोई ड्रामा मत करना, ध्यान रखना थाने के भीतर हो, कोई नाटक अब नहीं चलेगा। टीकम दास ने फिर कुछ हाथ पैर हिलाने की कोशिश की तो उसने कहा सवालों के सही सही जवाब दो। तुम सोए कहां थे? उसने कहा साहब छत पे। उसने कहा कि जमीन पे सोए थे कि बिस्तर पे? उसने कहा साहब बिस्तर पे। वो बिस्तर वहीं पड़ा है? पुलिस ने कहा हां, बिस्तर वहीं पड़ा है, लेकिन उसमें पुरानी दीमक लगी हुई है, और दीमक का वो जो ट्रैक होता है मिट्टी वाला, वो जस का तस है। तुम्हारे लेटने पर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं है, और इतने कॉकरोच उसके भीतर से निकले हैं, तो क्या तुम सोते रहे और कॉकरोच तुम्हारे ऊपर घूमते रहे? उसने इधर उधर की कुछ कहानी बताने की कोशिश की। पुलिस ने फौरन वो पॉलीथीन निकाली जिसमें धुले धुलाए शर्ट और पैजामा लपेटकर सब्जी किचन के वेस्ट बास्केट में सब्जी के छिलकों के नीचे छिपा कर रखा गया था। उसको देखते ही टीकम दास ने फिर बेहोश होने का नाटक शुरू किया। पुलिस के लिए इतना काफी था कि उनकी अच्छी वाली पूछताछ शुरू की जाए, और अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हो गई। जब थोड़ी खातिरदारी थाने की ज्यादा हुई तो उनकी बेहोशी गायब हो गई, नाटक करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई, सीधी जुबान बोलने लगा। उसने कहा साहब कुछ मत करिए, मैं सब बताता हूं। उसने बताया कि मेरे 3 बच्चों में 2 दिव्यांग थे, मेरी पत्नी बहुत बदसूरत थी, और इस बीच में 2 साल पहले मेरा एक महिला से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। मेरे मित्र डॉक्टर असरार साकिब, उनके यहां मैं कभी कभी दवा के लिए और कभी कभी वैसे ही बैठने जाया करता था। ये महिला भी उनके यहां आती थी। मैंने डॉक्टर असरार से इस महिला के बारे में पूछा। डॉक्टर असरार ने कहा कल आना, मैं तुम्हारी बात भी करा दूंगा। अगले दिन जब ये पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने उस महिला से बात करा दी। थोड़ी देर के लिए वो क्लिनिक से उठ के चले भी गए। दोनों ने अच्छी तरह बात की। उसके बाद टीकम दास बताता है कि मैंने उनसे कहा कि इससे मुझे मिलना भी है। डॉक्टर असरार साकिब ने दोनों के मिलने के लिए जगह भी तय कर दी।
और ये दोनों अक्सर वहीं पर जाकर मिलने भी लगे। टीकम दास कहता है कि 6 महीने पहले मैंने उस महिला से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। महिला ने कहा, ऐसे मैं शादी नहीं करूंगी, पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक दो, एक नया मकान यहां पर तलाश कर या खरीदो या किराए पर लो। वहां जिस फौज के साथ तुम रहते हो, इतने बच्चों के साथ मैं वहां नहीं रह सकती। हम लोगों में नजदीकी इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे धीरे टीकम दास का कहना था कि मुझे अपने पत्नी और परिवार से घृणा होने लगी। मैंने डॉक्टर असरार से यह बात बताई कि किसी भी तरह से मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से मेरा पीछा छुड़ाइए, क्या तरीका हो सकता है ताकि मैं इस औरत से शादी कर सकूं। डॉक्टर असरार भी रंगीन मिजाज आदमी थे और टीकम दास चांदवानी भी रंगीन मिजाज था, इसीलिए दोनों की बहुत बनती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। डॉक्टर असरार ने कहा कि भाई सबसे सरल तरीका तो यह है कि किसी दिन घर पे मिठाई ले जाओ और उसमें नींद की गोलियां मैं 20-25 दे दूंगा, चूरा करके मिला दो, सारे सो जाएंगे, उसके बाद फिर तुम जो चाहे वो करो, जैसे चाहे वैसे इनसे छुटकारा पा जाओगे। टीकम दास ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि इतनी दवाइयां खाने के बाद मर जाए, सारे लोग मर जाएं। उसने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी 5 गोलियों में भी लोग मर जाते हैं, कभी कभी 40 गोलियों में भी लोग नहीं मरते, कुछ दिन बाद अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद होश में आ जाते हैं। अगर तुम्हें यह शंका है तो मैं तुम्हें आदमी भी दे दूंगा जो तुम्हारा पूरा काम करेंगे, थोड़े महंगे हैं, पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर असरार ने अपनी ही क्लिनिक पर उसे 3 लोगों से मिलवाया, बातचीत हुई और 5 लाख में यह सौदा तय हुआ कि 5 लाख में हम इन सारे परिवार वालों से तुम्हारा पीछा छुड़ा देंगे, हम इनका काम तमाम कर देंगे। तय हुआ कि 23 अगस्त 84 को कि आज रात में यह काम करना है। मैं दुकान से निकला, 25 नींद की गोलियों का पाउडर मैं बनाकर रख चुका था पुड़िया में। मुझे और कुछ नहीं सूझा, मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में प्रसाद लिया, उसमें ऊपर से सफेद सफेद रंग का वो पाउडर मिला दिया, लेकर सीधे घर गया। बच्चे और पत्नी खाना खा चुके थे, मेरा खाना अलग निकाल कर रखा हुआ था। मैंने सबको बताया कि वो जो नया वाला मंदिर है साईं बाबा का, वहाँ दर्शन करके प्रसाद लेकर आया हूँ। सबको अपने सामने प्रसाद खिलवाया। प्रसाद खाके मैं अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। खाना खाके हाथ मुंह धो के मैंने पत्नी को हिला डुला कर देखा तो वो गहरे नींद में थी। तीनों बच्चों पे नजर दौड़ाई, सभी बेहोश हो चुके थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर गया। मोहल्ले के बाहर मोड़ पर पान की दुकान पर हीरालाल, सुरेश और रमेश मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उनको इशारा किया, वो पीछे पीछे चल दिए, दरवाजे के भीतर आ गए। भीतर आके मैं उन कमरों में ले गया जहां ये सब सो रहे थे। ये अपने साथ बड़े बड़े चाकू लाए थे, जानवरों को काटने वाले। एक एक करके मैं और ये 3-4 लोगों ने मिलके अपने इन चारों, यानी 2 लड़कियां, 1 लड़का और पत्नी का गर्द की गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर वहीं जो पत्नी के जेवर थे, जो कैश रखा था, ये सब निकाल कर उन तीनों को दे दिया और ये कहा कि सब चीजें ऐसी फैला दो कि ऐसा लगे कि डकैती पड़ी है। सब ने मिलकर यही कहा, यही किया। गहना और ये पैसा देकर हमने अंदाज से बताया कि ये 4-5 लाख के होंगे, लेकिन फिर भी अगर कम होगा
तो बाद में हिसाब करके जो भी कम बताओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुमने हमारा काम किया है। इसके बाद मैं बाथरूम में वो कपड़े जिनमें बहुत खून लग गया था उनको अच्छे से साबुन से साफ किया, उनको निचोड़ा, एक पॉलीथीन में लपेटा, और कहीं रखने की जगह नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि जब पुलिस आएगी यहां देखेगी तो कहीं इनकी नज़र इस पर न पड़ जाए। मैंने उसको किचन के उस डस्टबिन में जिसमें तमाम सब्जियों के छिलके थे उसे खाली करके नीचे रखा और ऊपर से वो छिलके और चाय की पत्ती जो होती है वो ऊपर से डाल दिए। उसके बाद ध्यान आया कि अगर मैं यहां सो जाऊंगा या यहां सोना बताऊंगा तो पुलिस मुझ पर शक करेगी। मैंने गद्दा तलाशना शुरू किया तो सारे गद्दों पे बहुत बड़ी मात्रा में खून लगा हुआ था, सना हुआ था। मैं भाग के छत पर गया। छत पर एक बरसाती होती है, लोग जानते हैं, एक टिन शेड लगा के या थोड़ा सा कवर करके, जहां कुछ स्टोर का सामान, कुछ अनाज, या कभी कभी जब लोग छत पे सोते हैं तो अपने बिस्तर और पलंग या चौकी या खटिया उसी शेड के भीतर रखते हैं, निकाल कर उसी पर सो जाते हैं। उसने कहा मुझे ध्यान था कि एक बिस्तर ऊपर है, कभी कभी जब किसी रिश्तेदार को आना होता है और ऊपर छत पे सोना है, बच्चों के साथ उन्हें नहीं सुला सकते, तो उन्हीं को लेके वो बिस्तर खोल के उन्हीं पर उनको सुला देते हैं। जल्दी जल्दी में वो बिस्तर उठा के उसे वहीं पर छत पर जहां सब लोग सोया करते थे वहां पर लगा दिया। लेकिन मैं ये भूल गया कि ये महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैंने उसको झाड़ा भी नहीं, जैसे का तैसे ले गए और एक तरफ लिपटा हुआ उसे फैला दिया ताकि ऐसा लगे कि इस पर कोई सोया था। पूरी फोर्स जिनके सामने वो ये बता रहा था ध्यान लगाकर उसकी बात सुन रही थी। एडिशनल एसपी भी थे, सीओ सिटी भी थे, इंस्पेक्टर भी थे, पूरी टीम भी थी। फौरन पार्टीज बनाकर रेड की गई और हीरालाल और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके घर से टीकमदास चांदवानी ने जो गहने अपनी बीबी के निकाल के दिए थे वो बरामद भी हो गए। बाद में रमेश की भी गिरफ्तारी हुई और डॉक्टर इसरार साकिब और घटना के इस पूरे प्रकरण को जानने वाले सुखपाल की भी गिरफ्तारी की गई। बहुत दिनों तक, 10-15 साल तक मोहल्ला ताखान का वो मकान बाहर से ताला पड़ा रहा और वीरान वैसे ही पड़ा रहा। 6-7 साल बाद टीकमदास की जमानत हो गई। जमानत उसकी यूं हुई कि उसने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली कि साहब विवेचना सही तरीके से नहीं हुई है, चार्जशीट गलत सबमिट की गई। लेकिन वकीलों के प्रताप से ये बात तो शायद साबित करने में सफल रहा और प्रोसीडिंग्स को, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, सेशंस कोर्ट की प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और पूरी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में मंगा लिए। उसके तुरंत बाद ही जब ये केस हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, ट्रायल स्टे किया और फाइलें तलब कर लीं, अपने पास बुला लीं, उसी के बाद टीकमदास की जमानत हो गई। बाहर आया और बाहर आने के हफ्ते भर के भीतर ही उसी महिला से शादी कर ली। शादी करके किसी दूसरे राज्य में उसके साथ चला गया। मोहल्ला ताखान का वो मकान करीब 15 साल बाद जहानाबाद के एक आदमी के हाथ बहुत ऊंचे दाम पर उसने बेच दिया। पैसा लेकर चला गया। ट्रायल स्टे था। हाई कोर्ट में उसके बाद परसू करने पर भी कुछ नहीं हुआ था। पत्नी के मायके वालों ने बड़ी कोशिश की और फिर इस घटना के 33 साल बाद 31 जनवरी 2019 को ट्रायल का ये स्टे वैकेट हुआ और फाइल और कागजात वापस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीलीभीत के यहाँ ट्रांसफर हुए। स्पेशल जज राजीव सिंह के यहाँ सुनवाई शुरू हुई। 31 जनवरी 2019 को चार्ज
फ्रेम किए गए और टीकम दास और साथ के 3 अभियुक्तों पर, बल्कि 5 अभियुक्तों पर धारा 302, 34, 120 बी और 109 आईपीसी के चार्ज फ्रेम किए गए। 14-15 लोगों की गवाही हुई जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जिन्होंने ये गवाही दी थी कि ये हत्या भाड़े के हत्यारों ने टीकम दास के कहने पर पैसा लेकर की थी। 11 अप्रैल 2022, आज मैं इसको क्यों बता रहा हूं, 11 अप्रैल यानी भी से 2 दिन पहले, आज 13 अप्रैल है, 11 अप्रैल 2022 को घटना के 37 साल बाद पीलीभीत के स्पेशल जज राजीव सिंह ने टीकम दास चांदवानी, हीरालाल, सुरेश सिंह और रमेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिस दिन फैसले का दिन होता है उस दिन सारे मुलजिम कोर्ट में मौजूद होने चाहिए, लेकिन 38 सालों से ऐश की जिंदगी जी रहा टीकम दास मकान बेचने के बाद जब उसे पैसा लिया तो वो बड़ा बिजनेस भी करने लगा। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रायल कभी शुरू होगा। ये कोर्ट में मौजूद नहीं था। इसका नॉन बेलेबल वारंट स्पेशल जज ने जारी किया। बाकी तीनों को वहीं आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने फांसी की सजा की डिमांड की। कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट की श्रेणी में नहीं मानते, इसलिए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। इस ट्रायल के दरमियान 2 अभियुक्त डॉक्टर इसरार साकिब और सुखपाल सिंह ये अपनी मौत मर गए, लिहाजा ये वहां से खारिज हो गए और 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आज की घटना, एक काम पिपासु पति ने एक महिला से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार की हत्या करा दी, जिसमें उसी की 7 साल की एक अबोध बच्ची भी थी, 22 साल का एक जवान बेटा भी था और उसकी पत्नी भी थी जिसने ये तीनों बच्चों को जन्म दिया था। और उसे इतना कॉन्फिडेंस कि 33 साल तक चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। बहुत परसू करने पर पत्नी के मायके वालों ने 2019 में यानी 34 साल बाद स्टे वैकेट कराकर ट्रायल की शुरुआत कराई। तब जाकर टीकम दास को और उसके सहयोगियों को जिन्होंने ये हत्या की थी उनको सजा मिल पाई। जिस समय उस दौर की घटनाएं मैं बताया करता था, वही दौर जिसमें इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, सीसीटीवी नहीं थे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट नहीं थे, किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का चलन नहीं था, गवाहों के बयान के आधार पर ही ट्रायल हुआ करते थे। उस दौर में इतनी कमियों का, विवेचना के इतनी कमियों का फायदा उठाकर वकील कॉन्फिडेंस से जुडिशियल सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में करा लेते थे। भला हो उन गवाहों का जो विवेचना के दरमियान जिन्होंने गवाही दी थी, कि वो गवाह टस से मस नहीं हुए। अगर वो भागा ना होता और गवाहों को मैनिपुलेट किया होता उसने, तो 4 लोगों की हत्या के बाद भी 38 साल बाद पता नहीं उसे सजा होती भी कि नहीं होती। मेरा तो मानना है वो आराम से बरी हो जाता। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। जो लोग कोर्ट कचहरी से, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पुराने नए केसेस सबका।
और जुडिशियल सिस्टम में जो सुपरवाइजरी लेवल है उसे बड़ा आसान होता है ओल्डेस्ट केस के बारे में जानने को, ओल्डेस्ट केस के ट्रायल की जो अद्यावधि स्थिति है उसको जानने के लिए। फिर वो सवाल जवाब करते हैं और इतने जघन्य अपराध का केस आज की तारीख में, यानी जो अब हुआ है, वो इतने समय तक लटकाया नहीं जा सकता, चाहे जितना काबिल वकील हो। इसलिए अब ऐसे पुराने और जघन्य अपराध के केसेस की समीक्षा हो रही है। शायद इसीलिए 2019 में झाड़ पोंछ कर निकाले गए इस केस का स्टे हाईकोर्ट ने ही वेकेट किया, वापस भेजा कि ट्रायल शुरू करिए। इसलिए डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जुडिशियल सिस्टम को उसमें उसके लूपहोल में घुसना बहुत मुश्किल है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि सीन ऑफ क्राइम को अगर कायदे से विजिट किया जाए, सीन ऑफ क्राइम पर इंस्पेक्शन अगर बहुत कायदे से पैनी निगाह रख के किया जाए तो जरूर कोई न कोई लीड मिलेगी, और इस केस में यही हुआ। अगर वो पूरी टीम अच्छे से उसने ऐसा न किया होता तो बहुत मुश्किल था कि वो इस मुकाम तक पहुंचा पाते। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।